नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1937, ऑप्शन बी वर्ष 1928, ऑप्शन सी वर्ष 1917, ऑप्शन डी वर्ष 1958। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष 1928। साइमन कमीशन को भारत वर्ष 1928 में भेजा गया था। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा गया है तथा इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया था। साइमन कमीशन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए तथा अपने मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 को हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए पानीपत के, ऑप्शन बी गुजरात के, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानीपत। बाबर ने लोदियों को पानीपत के युद्ध में हराया था। तो चलिए बात करते हैं पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, नागार्जुन कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए एक यूनानी शासक, ऑप्शन बी एक वैदिक ऋषि, ऑप्शन सी एक जैन भिक्षु, ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। तो चलिए नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। इन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। मुगल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चोल। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो चलिए बात करते हैं प्रतिहार वंश की। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिम्हाचारी, ऑप्शन डी रामास्वामी CR। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल लीग आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उस प्रश्न का सही जवाब असहयोग आंदोलन होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं असहयोग आंदोलन पर। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। इसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का परित्याग कर देना जैसे प्रमुख कार्य शांतिपूर्वक ढंग से संचालित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7,
निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। ऑप्शन बी, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय। ऑप्शन सी, उच्च शिक्षण से राज्य सहायता की क्रमिक निकासी। ऑप्शन डी, स्त्री शिक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्त्री शिक्षा। तो चलिए बात करते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन द्वारा स्त्री शिक्षा की सिफारिश की गई थी। 1882 में ब्रिटिश साम्राज्य काल में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर शिक्षा कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए, लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का कथन था कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए, संस्कृत और हिंदी। ऑप्शन बी, हिंदी और उर्दू। ऑप्शन सी, संस्कृत और उर्दू। ऑप्शन डी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, हिंदी और उर्दू। वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, होम रूल लीग आंदोलन डैश किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, M.K. गांधी, एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। इस आंदोलन को आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर चलाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मद्रास में था। इसकी दूसरी शाखा तिलक द्वारा पूना में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, पीवीसी के निर्माण में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए, प्रसाधन। ऑप्शन बी, नॉन स्टिक कढ़ाई। ऑप्शन सी, टायर। ऑप्शन डी, प्लास्टिक के पाइप। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, प्लास्टिक के पाइप। पीवीसी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका निर्माण प्लास्टिक के पाइप, फर्श पर बिछाने की चादर इत्यादि के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, साहिबिनी नदी। ऑप्शन बी, बेड़च नदी। ऑप्शन सी, दोहन नदी। ऑप्शन डी, चेनाब नदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, नीचे कुछ ताजे पानी के जल के निकाय दिए गए हैं। इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। इसका सही कूट क्या होगा? ऑप्शन ए, आइस कैप, भौम जल और नदी। ऑप्शन बी, नदी, आइस कैप, भौम जल। ऑप्शन सी, भौम जल, आइस कैप और नदी। ऑप्शन डी, नदी, भौम जल, आइस कैप। तो आपको प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आइस कैप, भौम जल और नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, इस नदी द्वीप के इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित
गोलासमों, रोड़ों, बाटियाँ, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छकरण, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल में आती है? ऑप्शन ए धान और मक्का, ऑप्शन बी गेहूं और मटर, ऑप्शन सी जौ और सरसों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए धान और मक्का। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसलों में जो फसलें आती हैं उनका नाम है धान, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कपास, जूट और मूंगफली इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए टोकरी बनाना, ऑप्शन बी तेल निकालना, ऑप्शन सी सूत काटना, ऑप्शन डी कृषि। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, ऑप्शन बी ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, ऑप्शन सी एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सही। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें ऊपर दिए गए कि सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? आपको बताना है वर्ष 1970 से 71, वर्ष 1985 से 86, वर्ष 1995 से 96, वर्ष 1981 से 82। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए वर्ष 1970 से 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, रानी की वाव जो 100 के मुद्रा नोट पर छपी है वह डैश है राज्य में स्थित। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। रानी की वाव जो कि 100 रुपये के मुद्रा के नोट पर छपी है वह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारत की उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकटरमण, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी श्री वी गिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 6 और 7, ऑप्शन सी 11 और 12, ऑप्शन डी 5 और 6। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी 5 और 6। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में आदिवासियों और उनके प्रशासन से जुड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 24, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 371, ऑप्शन डी 372। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्रशासित प्रदेशों में कर दिया गया था। वर्तमान में यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो आपको बताना है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एंथानी, ऑप्शन डी M.K. गांधी। चलिए आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा अम्बेडकर। चलिए बात करते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, ऑप्शन डी दृष्टि वैमनस्य। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मायोपिया। मायोपिया इस दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए तना शीर्ष, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी मूल शीर्ष। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए दूर दूर होते हैं, ऑप्शन बी बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बांधे होते हैं, ऑप्शन डी कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब होगा ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होती है। ऑप्शन ए ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी ग्लूटेनिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्लूटेनिन। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता ग्लूटेनिन के कारण होती है। ग्लूटेनिन गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 25 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन सी इनमें से कोई कैलोरी नहीं होती, ऑप्शन डी 10 कैलोरी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोई कैलोरी नहीं होती। कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है। पानी को लीटर में मापते हैं तथा लीटर को कैलोरी को कोई मात्रा नहीं होती। चलिए दोस्तों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।